बच्चों का मेरा गुड इवनिंग। और जैसा कि सभी बच्चों को मालूम है, हमारा जो चैप्टर चल रहा है मेरे बेटा, चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कल मैंने आपको होमवर्क भी दिया था और उस होमवर्क का मैंने क्या करा था, आपको आंसर भेज दिए थे ताकि आप चेक कर पाए। और मैंने मैसेज कन्वे किया था उस होमवर्क के साथ कि अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे को मैसेज भेजकर रिप्लाई दीजिए कि ये चीज क्लियर नहीं हो रही है सर। लेकिन ऐसा कोई बच्चा नहीं करता है साहब। एक बताऊं, केवल फॉर्मेलिटी लगती है कि आपको भी फॉर्मेलिटी लगती है सर, आपको ही फॉर्मेलिटी लगती है, मेरे को नहीं लगती। मैं जब आपसे कह रहा हूं साहब आप होमवर्क चेक कर लीजिए, कोई अगर प्रॉब्लम है तो आप मेरे से डिस्कस करिए, मैसेज करिए, कॉल करिए, फिर भी आप नहीं करते हैं साहब, तो अच्छी बात तो नहीं है मेरे बेटा। बेटा एक बच्चे ने कल मेरे को होमवर्क भेजा था, आयुष शर्मा ने। उस बच्चे की एक एंट्री क्लियर नहीं थी उस बच्चे को, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड की, क्वेश्चन नंबर सेकंड की 5th जर्नल एंट्री थी ये। और यही चीज मेरे को एक हिमांशु बच्चे ने, हिमांशु राजपूत ने भी कल फोन करके पूछा था कि सर ये चीज नहीं समझ में आ रही। तो मेरे बेटा समझा रहा हूं आज, अब आप समझने की कोशिश करेंगे मेरे बेटा। मैं समझाता हूं और समझाता कैसे हूं, अभी लीजिए सब। ये मान ले रहे हैं, ये जरा ध्यान से सुनना है सभी लोगों को। कॉन्सेप्ट क्लियर करना हमारा काम है और आपको कॉन्सेप्ट समझने हैं मेरे बेटा। ये सब, और एक और भैया का नाम ले रहे हैं हम, ये लीजिए मेरे बेटे। अब ध्यान से सुनना शुरू करिए मेरे बेटा। अब आप, हुआ क्या मेरे बेटा, कॉन्सेप्ट समझिए पहले। अब आप, ये फर्म का अकाउंटेंट है साहब, और ये अकाउंटेंट मैं ही हूं, ऐसे मान लीजिए ये मैं ही हूं साहब। और ये फर्म का अकाउंटेंट, मतलब फर्म के अकाउंट्स मैं मेंटेन कर रहा हूं साहब। ये हमारी बैंक है मेरे बेटा, ये बैंक है। और मेरे बेटा जी ये नाम रख दे रहे हैं साहब, लो साहब कल हिमांशु ही रख दे रहे हैं, हिमांशु का भी एग्जाम्पल दे ही दे रहे हैं। हिमांशु, ये हिमांशु है बेटा। हुआ क्या था, हिमांशु से मेरे को 6,000 रुपए लेने थे। हिमांशु से मैंने 6,000 रुपए लेने थे। मैंने कहा हिमांशु मेरे 6,000 रुपए दे दो। हिमांशु बोला संजय सर मैं आपको ये पैसे है ना 2 महीने बाद दे दूंगा। मैं कौन हूं, फर्म की तरफ से अकाउंटेंट हूं, मतलब मैं फर्म की तरफ से लड़ाई लड़ रहा हूं। मैंने कहा हिमांशु बहुत दिनों से दुखी कर रहे हो आप, पैसे देते नहीं, आप हर बार क्या देते हो। लेकिन हिमांशु ने कहा सर बाय गॉड प्रॉमिस, गले पर हाथ रख के बोला प्रॉमिस सर 100% दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है ऐसा कर हिमांशु। हिमांशु से मैंने एक बिल ले लिया मेरे बेटा, मैंने कहा लिख के दे दे हिमांशु। हिमांशु ने यहां पर मेरे बेटा प्रॉमिस कर दिया कि आई प्रॉमिस टू पे, इस तरह से कुछ पे करने की बात करी, ₹6,000। और यहाँ हिमांशु ने 6 ये साइन कर दिए। और ये बेटा जी साइन करने के बाद हिमांशु से ये बिल मैं कौन हूं, फर्म, मैंने ले लिया। इसे कहते हैं, मेरे लिए ये हो गया बिल्स रिसेबल, हिमांशु के लिए ये हुआ बिल्स पेबल। तो अब मैं हिमांशु की तरफ से तो कोई लड़ाई लड़ी नहीं रहा हूं, मैं अपनी तरफ से, मेरे पास जब ये बिल आया तो मेरे लिए ये क्या था, बिल्स रिसेबल था। अब साहब हिमांशु ने तो मेरे को कहा 2 महीने बाद दूंगा साहब, साफ साफ कह दी, उससे पहले मांग मत लेना। अब मेरे को तो पैसों की जरूरत बीच में ही पड़ गई। जब बीच में जरूरत पड़ गई तो मैंने क्या करा, इस बिल को लेकर, मेरे बेटा याद रखना, इस बिल को लेकर मैं गया बैंक के पास। मैंने बैंक वालों से कहा कि सर देखिए 6,000 रुपए मेरे को हिमांशु देगा, लेकिन ये देगा कब, 2 महीने बाद देगा सर। तो बोले अच्छा, तो क्या हमसे क्या चाहते हो, बैंक वाले बोले हमसे क्या चाहते हो। मैंने सर प्लीज इस बिल को डिस्काउंट कर दो। अगर आपको याद हो 11th में बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक चैप्टर हुआ करता था, तो मैं उस चैप्टर में नहीं जा रहा हूं, उसके बारे में ज्यादा डिस्कशन नहीं कर रहा हूं। अब आप समझिए। तो बैंक वालों ने बोला ठीक है संजय सर हम आपको जानते हैं, आप बिल हमें दे दो। मतलब जो ये बिल था मेरे बेटा, कौन सा बिल मेरे बेटा, जो हिमांशु ने दिया था, ये बिल मैंने किसको दे दिया, बैंक को दे दिया। अब बैंक के पास है ये बिल, मेरे पास से साहब खत्म हो चुका है, ये बिल हटा दे रहा हूं साहब, हट गया। ये बिल किसके पास पहुंच गया मेरे बेटा, ये पहुंच गया मेरे बेटा जी बैंक के पास। अब बैंक ने मेरे को 6,000 रुपए दे दिए साहब। बोले लो संजय सर ले लो,
लेकिन 2 महीने बाद यार हिमांशु दे देना चाहिए, दे देगा ना? मैंने कि दे देगा सर। आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने बाद, आफ्टर 2 मंथ बैंक हिमांशु के पास गई, लेकिन हिमांशु ने पैसे देने से मना कर दिया। जब हिमांशु ने पैसे देने से मना कर दिया तो मेरे प्यारे बच्चों, इस केस को कहते हैं डिसऑनर्ड। अगर थोड़ा और याद आया हो तो, डिसऑनर्ड, बिल डिसऑनर्ड कर दिया। अब बैंक वाले हिमांशु से नहीं लड़ाएंगे, बैंक वाले रोते रोते किसके पास आएंगे? मेरे ही पास आएंगे कि संजय सर हिमांशु ने पैसे नहीं दिए। मैंने कहा अच्छा, मैंने क्या हो, क्या कह रहा है? सर कह रहा है हम, मेरे पास पैसे नहीं है, डिसऑनर्ड कर दिया बिल। तो मैंने कहा बैंक वालों से आप परेशान मत हो, ये पैसे मैं दूंगा। तो मेरे बेटा मैं बैंक को पैसे दूंगा। अब मैं पैसे दूंगा तो भैया जी मेरे पॉकेट से पैसे गए, मेरे मतलब फर्म के पॉकेट से पैसे गए, तो कैश क्रेडिट हो गया। और क्योंकि मेरी ये अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी हो गई है, चाहे रिकॉर्डेड हो चाहे अनरिकॉर्डेड हो, तो जाएगी तो रियलाइजेशंस में। तो रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश। कितने रुपए का बेटा? जितने का बिल था। सर आपने हिमांशु से क्या करा? अरे मैं हिमांशु से बाद में ले लूंगा, पहले जो ट्रांजैक्शन है उस पर आइए। केवल साफ साफ लिखा है ए बिल फॉर ₹6,000 अंडर डिस्काउंट पर डिस्काउंटेड डिसऑनर्ड एंड हैड टू बी टेकन अप बाय द फर्म। तो ये हिमांशु से मैंने लिए नहीं लिए, फिलहाल ये एंट्री केवल ये है कि मैंने बैंक को पैसे दे दिए जो हिमांशु को देने चाहिए थे, और जब मैंने दे दिए तो एंट्री हो गई रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। तो मैं उम्मीद यही करता हूं कि आपको ये अब एंट्री समझ में आ गई होगी। हाँ जी आयुष, समझ में आई कि नहीं आई मेरे बेटा? हाँ जी हिमांशु राजपूत, पक्की बात? चलिए साहब, थैंक यू मेरे बेटे। अब मेरे बेटे, अब ये जर्नल एंट्रियां, अभी हम आज भी जर्नल एंट्री डालेंगे, हो सकता है कल भी जर्नल एंट्री डालेंगे। सर अकाउंट कब बनाओगे? अरे बना दूंगा ना, इसका पहले बेसिक चीज तो सीख ले रहे हैं यार, क्योंकि इसमें जर्नल एंट्रियां जिस बच्चे को समझ में आ गई, जिस बच्चे ने जर्नल एंट्रियां कर ली, वो समझ ले कि उसका चैप्टर ये कंप्लीट हो गया, अकाउंट्स बनाने में प्रॉब्लम नहीं आती है। तो मेरे बेटे सभी से रिक्वेस्ट, क्वेश्चन नंबर बुक का, कौन सी बुक का? जो हमने आपको प्रोवाइड कर रखी है बुक, उस बुक का क्वेश्चन नंबर 6 पर आइए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 6, और क्वेश्चन नंबर 6 को जरा ध्यान से देखिए। उसकी पहले मैं बैलेंस शीट डिस्कस करूंगा, और बैलेंस शीट डिस्कस करने के बाद मेरे बेटा फिर हम नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है वो एंट्री डालूंगा उसकी। तो जरा क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए। लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर है, तो मैं आपको बताता चलूंगा कि कौन सी आइटम कहां जाएगी। क्रेडिटर ये रियलाइजेशंस में ट्रांसफर होते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको नॉलेज होनी चाहिए कौन सी आइटम कहां ट्रांसफर होती है। अगर कोई एक आइटम गलत ट्रांसफर हो गई तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा मेरे बेटे। तो अभी से ये प्रैक्टिस कर ले रहे हैं कौन सी आइटम कहां होगी, और जब करेंगे मैं सिखाई दूंगा। क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में जाती है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। नीचे देखेंगे कोई इसके से रिलेटेड कोई लाइबिलिटी तो नहीं है। सर एफ एडजस्टमेंट दे रखी है, कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म 24। बेटा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के बैलेंस शीट में दे रखे हैं 40,000, और लाइबिलिटी दे रखी है एक तरह से आपको मेरे बेटा जी 24,000। तो हम क्या करेंगे मेरे बेटा, बचे कितने? 16,000। तो 16,000 पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो में बांट देंगे कितने मेरे बेटा जी? 16,000, और 24,000 हम रियलाइजेशंस में ट्रांसफर कर देंगे। तो मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर रियलाइजेशंस में जाएंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के नाम से, पार्टनर कैपिटल में जाएंगे 16,000, और रियलाइजेशंस में जाएंगे 24,000। बैंक लोन रियलाइजेशंस अकाउंट में जाता है। एक्स लोन पार्टनर का लोन है तो अलग से एक अकाउंट बनाएगा। कैपिटल में ट्रांसफर होगी, एक्स वाई जेड जो भी है। असेट साइड में आइए साहब, फिक्स असेट्स रियलाइजेशंस में, डेटर रियलाइजेशंस में, इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशंस में, स्टॉक रियलाइजेशंस में, पेटेंट रियलाइजेशंस में। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट लॉस होता है मेरे बेटे, ये लॉस कहां जाएगा मेरे बेटा? ये लॉस जाएगा पार्टनर कैपिटल के डेबिट साइड में। प्रीपेड एक्सपेंस रियलाइजेशंस के डेबिट साइड में, और कैश आपके कैश अकाउंट में। 4 अकाउंट बनते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर लोन अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक। तो कैश है साहब, तो कैश में ही जाएगा मेरे बेटा। ओके सर, तो पहले तो मैंने आपको ये बताया कौन सी फिगर कहां जाएगी,
उसके बाद मेरे बेटे जी अब हम बात कर रहे हैं नीचे एडजस्टमेंट में क्या लिखा है, इनकी जनरल एंट्री डालनी है। लिखा है फिक्स असेट्स वर रियलाइज्ड, फिक्स असेट्स वर रियलाइज्ड एट 120% एंड ₹50,000 ऑफ द डेटर प्रूव डेट। ध्यान से रिलैक्स होकर, जल्दबाजी नहीं करनी है, हमें इन एंट्रियों को समझना है। फिक्स असेट्स पहले कितने की थी, पहले ये देखो। अब आप फिक्स असेट्स थी सर हमारी 9 लाख रुपए की। कह रहे हैं साहब 9 लाख की चीज हमने रियलाइज मतलब बेच दी 120% में, मतलब 20% प्रॉफिट में। तो 9 लाख का मेरे बेटा जी 120% निकाल लो। तो आपको पता चला कि इसमें मेरे बेटा जी 20% या ऐड कर दो, बात एक ही है भाई। तो मेरे बेटा 10,80,000 में हमने बेच दी, रियलाइज का मतलब सोल्ड आउट कर दी। फिर लिखा है साहब 50,000 ऑफ द डेटर प्रूव बेड डेट्स। अब आप जरा ध्यान से देखिए डेटर कितने थे मेरे बेटा, समझिए चीजों को, ये बच्चे समझते नहीं है इन चीजों को, रटने में लगे रहते हैं। डेटर कितने के थे पहले ये देखिए सर, डेटर थे मेरे बेटा जी 2,80,000 के। 2,80,000 में से बेड डेट्स कितने हो गई मेरे बेटा, बेड डेट्स हो गई मेरे बेटा जी 50,000। बेड डेट्स का मतलब जो मिलने ही नहीं है, बाकी तो मिलेंगे, या अगर वो नहीं मिलेंगे तो बाकी के तो मिलेंगे। 280 में से 50 मिलने नहीं है तो 2,30,000 तो मिलेंगे साहब, तो 2,30,000 मिल जाएंगे। तो बेटा टोटल ये आया 13,10,000। तो अगर आपको अलग अलग एंट्री डालनी है तो बहुत सारी एंट्रियां हो जाएंगी, तो इसलिए धीरे धीरे एंट्रियां डालिए और अमाउंटों को समझिए। तो पहली एंट्री मेरे बेटा जी, क्योंकि बैलेंस शीट में कैश दे रखा है तो हम बेटा जी कैश लिखेंगे, कैश टू रियलाइजेशन, कैश टू रियलाइजेशन। कितने से मेरे बेटा जी 13,10,000। ये फिगर आपको समझनी है कैसे आई। अगर किसी को फिगर समझ में ना आई हो तो एक बार फिर समझ ले। फिक्स असेट जो 9 लाख की थी वो 120% में बेच रहे हैं, मतलब 20% प्रॉफिट में। तो 9 लाख का 20% होता है 1,80,000, ऐड कर दिया मेरे बेटा, तो ये बिकी 10,80,000। और डेटर में 50,000 बेड डेट्स हो गए, तो 280 में से 50,000 नहीं मिलेंगे तो 2,30,000 तो मिलेंगे, दोनों को ऐड कर दिया 3,10,000। बस सर नरेशन और बताओ बेटा, नरेशन लो मैं अभी लिख दे रहा हूं कुछ क्वेश्चन में। बीइंग क्या क्या चीज रियलाइज हुई थी उनका पर्टिकुलर नाम ही लिख दे रहा हूं लो साहब। क्या क्या मेरे बेटा जी रियलाइज हुआ था, फिक्स असेट्स एंड डेटर रियलाइज्ड हो गया साहब। आगे आइए साहब, नेक्स्ट क्रेडिटर एग्री टू टेक स्टॉक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर ड्यूज। कह रहे क्रेडिटर ने स्टॉक ले लिया। अगर आपको याद हो मैंने बताया था, अगर कोई क्रेडिटर्स, क्या सर, अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट्स लेता है और फुल सेटलमेंट हो, नहीं आया बेटा याद, सर नहीं आया, लो मैं बता ही दे रहा हूं साहब। मैं क्वेश्चन आपको नहीं करवा रहा हूं, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएंगे मेरे बेटे। तो आप लोग क्वेश्चनों पे जरा ध्यान रखें, बस कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट पे ज्यादा ध्यान रखें, क्वेश्चन अपने आप हो जाएंगे। ये देखिए बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट में दे रखे हैं मेरे बेटे जी 1,50,000, और जी स्टॉक दे रखा है साहब 1,40,000 का। अब क्या कह रहे हैं साहब, क्रेडिटर ने स्टॉक टेक ओवर कर लिया और कह रहे हैं फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट का मतलब अब ना पैसा आना है और ना पैसा जाना है। तो मैं कहूंगा ये तो थैंक यू। तो फुल सेटलमेंट के केस में अगर आपको याद हो तो मैंने एंट्री क्या करवाई थी साहब, तो सर इसमें तो नो जर्नल एंट्री थी। हाँ मेरे बेटा, जब कोई क्रेडिटर कोई अगर असेट्स टेक ओवर करता है तो नो जर्नल एंट्री। या मैं अपनी लैंग्वेज में और बोलूं, एक शब्द और बोल दूं। हाँ सर बोलो बेटा, अगर दोनों आइटम रियलाइजेशंस की हैं, देखिए क्रेडिटर भी कहां जाता है, देखिए सोचिए, जो बच्चे एनालिसिस करना चाहते हैं वो एनालिसिस भी करें। जो आइटम रियलाइजेशंस की है, देखिए क्रेडिटर भी रियलाइजेशंस में जाता है और स्टॉक भी रियलाइजेशंस में जाता है। अरे दोनों ही चीजें रियलाइजेशन में जाती हैं तो क्या एंट्री डालोगे यार, एक ने एक ले ली तो रियलाइजेशंस आपस में एडजस्ट हो गए ना। ये तो कॉन्सेप्ट था, लेकिन मैंने तो आपको बताया था अगर कोई क्रेडिटर कोई एसेट टेक ओवर करे तो हम उसकी जर्नल एंट्री नहीं डालते हैं। लीजिए सर थर्ड, बेटा थर्ड तो और ही भयंकर है। देखिए एक से एक चीज टेक्निकल आ रही है आज तो। एक्स एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। अब आप कहेंगे संजय सर लिखो नो जर्नल एंट्री। अरे नहीं नालायको, सुनो, एक्स एक्सेप्टेड इन्वेस्टमेंट इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज लोन। तो देखिए लाइबिलिटी साइड में जरा ध्यान से देखिए, लोन दे रखा है एक्स का,
एक्स लोन दे रखा है। एक्स लोन कितना दे रखा है? 50,000 का। और जरा ध्यान से देखिए इसने क्या लिया मेरे बेटा जी? इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट असेट साइड में। अब इन्वेस्टमेंट कितना दे रखा है? 30,000 का। अब एक्स ने अपने लोन के बदले इन्वेस्टमेंट ले ली, वो कह रहे फुल सेटलमेंट। अब आपके मन में आती है संजय सर लिख दो नो जर्नल एंट्री। नहीं बेटा, अब आप खुद अपने से पूछो ना, क्या दोनों आइटम रियलाइजेशन में जाती है? नहीं, एक्स लोन लाइबिलिटी साइड में तो एक्स लोन में जाता है, और ये इन्वेस्टमेंट कहां जाती है मेरे बेटा जी? रियलाइजेशंस में। अगर दोनों ही आइटम रियलाइजेशंस में जाती या दोनों ही आइटम एक्स लोन में जाती तो एंट्री नहीं डालते हैं। ये इसका कॉन्सेप्ट बार बार मैं ले रहा हूं। अब यहां पर तो एंट्री डलेगी क्योंकि एक्स लोन में जाता है और इन्वेस्टमेंट रियलाइजेशंस में जाता है, तो दोनों चीजें अलग अलग अकाउंट में जाती हैं, तो मेरे बेटे एंट्री डलेगी। अब एंट्री क्या डाले सर? आपने तो नहीं बताई। अरे नहीं बताई तो खुद सोचो ना यार, कुछ तो दिमाग लगाओ। ये लाइबिलिटी साइड है, लाइबिलिटी का बैलेंस क्रेडिट होता है। अब क्रेडिट की आइटम को खत्म करना है तो डेबिट कर दो। लो साहब, एक्स लोन अकाउंट डेबिट टू, और साहब क्या चीज लिखेंगे? टू रियलाइजेशन। सर अमाउंट बताओ। अरे बेटा अमाउंट लोन की लिखेंगे, याद रखना। एक्स कितने का था बेटा जी लोन? 50,000। रियलाइजेशन में कितना जाएगा मेरे बेटा जी? सर इन्वेस्टमेंट तो बेटा जी कितने की थी? 30। अरे इन दोनों के बीच में जो लॉस या प्रॉफिट होगा वो भी तो रियलाइजेशन में ही जाता है। जैसे हमने एक्स लोन को पे करते हैं तो लॉस, याद है एक्स लोन को मैंने कहा ज्यादा पे करें या कम पे करें तो रियलाइजेशन में जाता है, तो वही चीज है यार। इसलिए इसका लोन की अमाउंट की लिखते हैं मेरे बेटा। ओके सर, तो आपको ये देखिए एक नई चीज आ गई है इस क्वेश्चन में। आगे चलिए मेरे बेटा जी, तो इन क्वेश्चनों को थोड़ा समझिए, बारीकी से समझने की कोशिश करिए, रटने की कोशिश मत करिए। फोर्थ क्या लिखा है बेटा? लिखा है बैंक लोन इज पेड ऑफ टुगेदर विथ इंटरेस्ट 9% पर एनम टुगेदर फॉर 3 मंथ। बेटा बैंक लोन की बात कह रहे हैं साहब। अब तो ये कह रहे हैं जी बैंक लोन हमने पे कर दिया। हमने कहा ठीक है साहब पे कर दिया, तो पहले बैंक लोन देख लेना साहब कितना है। जब हमने बैंक लोन देखा तो लाइबिलिटी साइड में देखिए बैंक लोन कितना है मेरे बेटा? 40,000। कह रहे हैं ये पे कर दिया। मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आगे भी कुछ लिखा है। कह रहे टुगेदर विथ, मतलब इसके साथ क्या पे किया? इंटरेस्ट कितना? 9%। कितने महीनों का? 3 महीनों का। किस अमाउंट पर? अरे इसी लोन की अमाउंट पे भाई। तो ये 9% कहां से आया मेरे बेटा? समझ में आया क्या नहीं आया? ये 9% उन्होंने क्वेश्चन में लिखा है साहब। कह रहा है 9% के हिसाब से 3 महीनों का और पे करना है। मैंने कहा अच्छा साहब। तो देखिए अब क्या हुआ मेरे बेटा, तो कैलकुलेशन करी तो 40,000 तो ये देना ही देना था। इसके साथ 3 महीने का इंटरेस्ट और देना है 9% के हिसाब से, तो ये कितना निकला? 900। ये हो गया 40,900 साहब। तो एक बार मैं भी चेक कर ले रहा हूं साहब, क्या सही निकला है क्या गलत निकला? तो 40,000 9% और कितने महीनों का? 3/12। तो मैंने दोनों को ऐड कर कर कितना? 40,900। अब पार्टनर्स, ये बैंक लोन किस में जाता है? रियलाइजेशंस में। भाई पार्टनर लोन कहां जाता है? रियलाइजेशन में। तो हमने लाइबिलिटी पे कर दी तो एंट्री क्या हो गई? रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश कितना? 40,900। लीजिए साहब। अब आप कहेंगे सर, एक बच्चा कह रहा है संजय सर नरेशन लिखो इसकी प्लीज। लो, बीइंग बैंक लोन पेड। अब वो कह रहे हैं इंटरेस्ट, अरे वो सब इंटरेस्ट सब देख लेंगे, तुम बैंक लोन पेड हो गया साहब। आगे क्या लिखा है साहब? नेक्स्ट देखिए मेरे बेटा इसकी एडजस्टमेंट। नेक्स्ट 5th E लिखा है साहब एन अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट वाज सोल्ड। अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट सोल्ड कर दी। कोई असेट्स अगर हम बेचते हैं तो क्या एंट्री होती है? कैश टू रियलाइजेशंस। तो जिन बच्चों ने एंट्रियां अच्छी तरह से पढ़ी थी, 2 दिन से पढ़ा रहा था मैं, वो तो सक्सेस है अब। और जिन्होंने बेटा एंजॉय किया था मेरे बेटे, अब उन्होंने अभी भी नहीं पढ़ा, तो मेरे बेटा उनका प्रॉब्लम आ गई अब। और अगर आप कहें संजय सर मैं तो दोबारा पढ़ा दो एक बार प्लीज, तो मैं आपसे कह रहा हूं कल की रिकॉर्डिंग आपके ग्रुप में मैंने भेजी थी, रिकॉर्डिंग सुन लीजिए। और रिकॉर्डिंग अगर वहां ना मिले तो क्या करिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए संजय गुप्ता टॉपर इंस्टीट्यूट के नाम से, वहां पर आप सर्च करिए, वहां मिल जाएगी मेरे बेटा। ओके,
लास्ट में कंपनसेशन टू वर्कमैन पेड बाय द फर्म, ये पे कर दो, ये तो मैंने पहले ही निकाल दिया था। तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना पे करना है 25,000, तो रिलाइजेशन टू कैश 24,000। तो ये मैंने कल इसके बारे में बताया था कि आपको क्या करना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपको ये क्वेश्चन की 6 क्वेश्चन की जनरल एंट्रियां समझ में आ गई। सर अकाउंट हम कब बनाएंगे? तो मेरे बेटे अकाउंट में बनाऊंगा एक कल या परसों, कल या उसके नेक्स्ट डे। पहले मैं जनरल एंट्रियां सिखा रहा हूं आपको, तो आप लोग आराम से पहले जनरल एंट्रियां सीख लीजिए, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे अकाउंट्स पर। एक बच्चे का मैसेज आया हुआ है, कह रहे हैं संजय सर 16,000 आएगा ना? सर आपने कैश टू रिलाइजेशन 24,000 क्यों किया? लो साहब मैंने क्यों किया? बेटा सुनते नहीं है ना आप लोग, बात ये है मेरे को दुखी करते हो मेरे बेटा। वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितना था एक बार फिर बता दे रहा हूं। वर्कमैन कंपनसेशन फंड था मेरे बेटे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत मेरे जान लेते हो तुम लोग, 40। इसमें लाइबिलिटी कितनी थी अब ये बोलो? नीचे लाइबिलिटी दे रखी है 24,000। अरे तो आप लाइबिलिटी पे करेंगे ना, ये 24 लाइबिलिटी है तो यही पे करेंगे ना। तो पहले 24,000 को रियलाइजेशंस में ट्रांसफर करेंगे, ये बोला था मैंने। और फिर बेटा लाइबिलिटी पे करेंगे 40 में से 24, तो आपकी लाइबिलिटी पे हो जाएगी। आपकी गुल्लक में कितने पैसे बचे हैं? 16,000। ये 16,000 पार्टनर कैपिटल में बांट देंगे ओल्ड रेशियो में। क्या मेरी बात अब भी समझ में आई क्या नहीं आई? अगर आ गई हो तो मेरे बेटा जी प्लीज मेरे को बोल दिया। सर अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की एंट्री है क्या? अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की क्या एंट्री है? अनरिकॉर्डेड, हाँ मेरे बेटा ये अनरिकॉर्डेड इन्वेस्टमेंट की है। ठीक है ये तो सही है, क्या प्रॉब्लम है फिर? सर कैश टू रिलाइजेशन, अच्छा मैंने रिलाइजेशन टू कैश करना था क्या? अच्छा क्या ओके मेरे बेटा, ये नहीं ठीक तो है यार, सब ठीक है यार। अच्छा 5वीं एंट्री 16,000 की थी, ये वाली एंट्री की बात कर रहे हो क्या? लो मेरे बेटा ये 5वीं एंट्री कितने अनरिकॉर्डेड एसेट 16,000 16 लीजिए मेरे बेटा। ठीक, थैंक यू मेरे बेटा, थैंक यू मेरे बेटे। आगे आइए मेरे बेटा जी। अब हम आगे चल रहे हैं मेरे बेटा जी, कौन से क्वेश्चन पर मेरे बेटा? अब हमारा क्वेश्चन आ रहा है मेरे बेटे जी 7th ले लें। हाँ सर ले लो 7th लो, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पर आइए मेरे बेटा। लीजिए साहब, देखिए मेरे को सारी चीजें ध्यान रखनी है, आपके मैसेज भी देखने होते हैं, लेकिन आप बड़े कंसंट्रेशन से आप रहिए। अगर कोई डाउट है तो आप, मैं आपका साथ दूंगा और आपके रिप्लाई भी दूंगा क्लास के साथ साथ। क्वेश्चन नंबर 7 मेरे बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 को जरा ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन 7 में क्या है? सन एंड मून, दो पार्टनर है मेरे बेटा, पहले का नाम है सन और दूसरे का नाम है मून। और कह रहे हैं साहब उसके बाद क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में? इन टॉपर्स प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दे रखा है मेरे बेटा जी 5:3। कोई मायने नहीं है आज की क्लास में, क्योंकि आज हम जनरल एंट्री डाल रहे हैं, बस इनका रेशियो लिख दे रहा हूं, लेकिन इनकी कोई वैल्यू इतनी नहीं है। द बैलेंस शीट, ये बैलेंस शीट दे रखी है 31 दिसंबर 2019। बेटा बैलेंस शीट की फिगरों को मैं ट्रांसफर कर रहा हूं एक बार। सबसे पहले ट्रेड क्रेडिटर रियलाइजेशन अकाउंट में जाते हैं मेरे बेटे। उसके बाद बिल्स पेबल रियलाइजेशन में जाते हैं। मिसेज सन्स लोन, मिसेज मम्मी का, मत समझ में आ गया? मम्मी मतलब मिसेज यार, पार्टनर की मिसेज बीवी का लोन है, मम्मी हुई ना उसके बच्चों के लिए, तो हंसने लग जाते हैं। लीजिए साहब ये उसकी मिसेज का लोन है तो रियलाइजेशंस में जाएगा। रिजर्व फंड ये पार्टनर कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, बैंक लोन रियलाइजेशंस अकाउंट में जाता है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व बेटे ये भी रियलाइजेशंस में जाएगा, याद रखना। मैं 2 दिन बाद आपसे पूछूंगा ये कौन सी आइटम कहां जाती है। कैपिटल में जाएंगी। कैश अकाउंट में जाएगा। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, प्रोविजन और मेरे बेटा बिल्डिंग, ये सारी आइटम रियलाइजेशंस में जाएंगी। अगर असेट साइड में गुडविल होती तो तब भी रियलाइजेशंस में जाती। केवल लॉस, अगर असेट साइड में कोई लॉस है, एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, पी&एल का डेबिट बैलेंस, डेफर्ड सस्पेंस अकाउंट, तो वो मेरे बेटा पार्टनर कैपिटल में जाते हैं। ओके सर, आगे आइए साहब। अब क्या लिखा हुआ है? इट वाज एग्रीड दैट द फर्म बी डिसॉल्व, वो एग्री हो गए, फर्म बंद कर दी जाए। फिर कह रहे हैं सन पे ऑफ मिसेज सन्स लोन, सन अपनी मिसेज का लोन पे कर रहा है, मतलब पार्टनर लाइबिलिटी पे कर रहा है। अब वो अपनी मिसेज का लोन पे कर रहा है तो भाई पार्टनर अलग है और फर्म, मिसेज का लोन उसने फर्म को दे रखा है, पार्टनर को नहीं दे रखा है। तो मेरे बेटा पार्टनर अगर लाइबिलिटी पे करेगा तो हमारी एंट्री क्या होती है मेरे बेटा? सर रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट
टू पार्टनर्स कैपिटल, तो टू सन्स कैपिटल। लो मेरे बेटे, और कितनी लाइबिलिटी पे कर रहा है साहब? सर उसकी मिसेज का लोन देखो ना बेटा, मिसेज लोन है 25,000, ये मैंने लिख दिया साहब। ये मेरे बेटा जी फर्स्ट, और फर्स्ट की ए, मतलब दो एंट्री डालेंगी इसलिए मैंने ए का नाम दे दिया। फिर लिखा है एंड टुक अवे हाफ द इन्वेस्टमेंट एट 10% डिस्काउंट। बेटा इन्वेस्टमेंट जरा ध्यान से देखना कितनी है, मैं लिख रहा हूं यहां। सर इन्वेस्टमेंट तो 60,000 की दे रखी है, कह रहे हैं जी इसमें से हाफ सन ने ले ली, सन ने हाफ कितनी ली? 30,000 में, और कह रहे हैं कितने डिस्काउंट पे बेटा जी? 10% डिस्काउंट पर। तो 10% कितने का हुआ बेटा? 3,000, 30,000 का, तो बेटा कितने रुपए में ली? 27। ये रिमेनिंग आपकी इन्वेस्टमेंट अभी आपके पास है जो सोल्ड नहीं हुई है, बची कितनी है? 30,000। तो हाफ इन्वेस्टमेंट सन ने ले ली, लेकिन वो हाफ कितने में ली मेरे बेटा जी? 27,000। तो हम एंट्री किसकी डालेंगे? 27,000 की डालेंगे। जब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री होती है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, और पार्टनर्स की जगह कौन है? सन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। कितने में मेरे बेटा जी? 27। तो यहां पर क्या इस चैप्टर में एंट्रियां और मैथमेटिक्स पोर्शन, 10% डिस्काउंट निकालो, एक्स्ट्रा में बेच दिया प्रॉफिट में तो कितने प्रॉफिट से अमाउंट आई, तो ये छोटी छोटी चीजें इस चैप्टर में। आगे जरा ध्यान से देखिए, फिर लिखा है बैंक एक्सेप्टेड स्टॉक एंड रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट इन पेमेंट ऑफ हिज लोन इन फुल सेटलमेंट। तो देखो अब आप मेरा अगर कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा तो आप मेरे को बता देंगे क्या होने वाला है। कुछ बच्चे रट लेते हैं, बैंक लोन है ये, और इसने क्या ले लिया? स्टॉक ले लिया, और रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट ले ली। तो रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट तो कितने की थी? 30,000 की। स्टॉक कितने का भी सही साहब? लो मैं लिख दे रहा हूं 25,000 की। और बैंक लोन कितने का था सर? बैंक लोन भी देख ले रहे हैं, बैंक लोन है 50,000 का इस क्वेश्चन में। और कह रहे हैं बैंक ने अपने लोन के बदले स्टॉक भी ले लिया, इन्वेस्टमेंट, दोनों चीज ले ली जी, फुल सेटलमेंट। तो मेरे बेटा रटना मत, आपको बैंक लोन सोचो ये दोनों आइटम क्या एक ही अकाउंट में ट्रांसफर होती है? बैंक लोन कहां जाता है बेटा? बैंक लोन रियलाइजेशंस में जाता है। स्टॉक और इन्वेस्टमेंट कहां जाते हैं? रियलाइजेशंस में। अगर दोनों आइटम एक ही अकाउंट में ट्रांसफर हो रहे हैं तो बेटा एंट्री नहीं होगी। लो साहब, सर आपने तो पहले बहुत अच्छी तरह से बता दिया था कि कोई क्रेडिटर, कोई आउटसाइडर लायबिलिटीज, कोई स्टॉक, कोई एसेट टेक ओवर करता है तब भी नो जर्नल एंट्री। हाँ, वहां मैंने आपको केवल एक कॉन्सेप्ट सिखाया था, लेकिन यहां मैंने पूरा कॉन्सेप्ट सिखा दिया है अब आपको। तो मेरे बेटा नो जर्नल एंट्री। लो मेरे बेटे जी, अब आपको क्लियर हो गया होगा ये खेल। ये आपका सेकंड था साहब। लीजिए मेरे बेटा थर्ड पर आ जाते हैं साहब। अब हम थर्ड क्या है साहब, देखते हैं क्या है बेटा जी। अब थर्ड क्या है? गुडविल वाज टेकन ओवर बाय मून फॉर ₹40,000। ही आल्सो एग्री टू पे, लाइबिलिटी है ये। तो पहले देखते हैं, गुडविल वाज टेकन ओवर बाय द मून। गुडविल असेट्स होती है, और असेट्स पार्टनर टेक ओवर कर रहा है। तो मेरे बेटा थर्ड और थर्ड की ये मून टेक ओवर कर रहा है इस बार। तो हमारी मून मतलब पार्टनर कोई एसेट टेक ओवर करेगा तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। लो मेरे बेटे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। और मेरे बेटा जी कितनी एंट्रियां, कितने से? 40,000 से। लो मेरे बेटा, आगे क्या लिखा हुआ? ही आल्सो एग्री टू पे बिल्स पेबल एट 10% डिस्काउंट। अब वो क्या कह रहे हैं साहब? मून ने बिल्स पेबल भी पे कर दिए, और कितने परसेंट डिस्काउंट पर? 10%। तो बिल्स पेबल कितने हैं साहब? तो मेरे बेटा बिल्स पेबल तो इस क्वेश्चन में 30,000 है, और वो पे कितने परसेंट डिस्काउंट पर कर रहा है? 10% डिस्काउंट पे, मतलब 10% रुपए कम देगा। तो बेटा वो लाइबिलिटी पे कितनी कर रहा है? 27,000। तो हम तो 27,000 से ही लिखेंगे ना। अगर कोई पार्टनर लाइबिलिटी पे करता है तो हमारी एंट्री क्या होती है? रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और पार्टनर्स की जगह क्या लिख देंगे? मून्स। कितने के बिल्स पेबल पे कर दिए उसने? 30,000 में से 3,000 माइनस कर दीजिए मेरे बेटा। लीजिए साहब, ये भी हो गया मेरे बेटा।
आगे क्या लिखा है, एंड रियलाइजेशन एक्सपेंस, और वो ही आल्सो एग्री टू पे, पे पहले ही लिख दिया, बिल्स पेबल पे कर रहा था और एक्सपेंस भी पे कर रहा है, तो पार्टनर ही एक्सपेंस पे कर रहा है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मून्स कैपिटल। सर एक में एंट्री डाल सकते थे, हाँ डाल सकते थे। कौन कौन सी, 27,000 वाली और एक्सपेंस वाली, एक में ही कर सकते थे आप, लेकिन मैंने समझाना था इसलिए मेरे बेटा अलग अलग करी है। ओके सर, तो बेटा 3 ट्रांजैक्शंस तो हमारी हो चुकी हैं। अब चलते हैं साहब नेक्स्ट ट्रांजैक्शंस की तरफ। फोर्थ क्या लिखी हुई है, जरा ध्यान से देखिए, लीजिए मेरे बेटा जी फोर्थ। फोर्थ है मेरे बेटा जी क्वेश्चन नंबर 7 का, डेटर रिलाइज 35,000 एंड बिल्डिंग 1,72,000। तो डेटर कितने में रिलाइज हो गए मेरे बेटा जी, 35,000। बिल्डिंग कितने में रिलाइज, मतलब बेच दी, पैसा आ गया है आपके पास 1,72,000। तो मेरे बेटे ये टोटल कर लीजिए, ये 7 हो गया, ये 0 हो गया, ये 2,07,000। तो बिल्डिंग हमने बेच दी, तो देखना बैलेंस शीट में असेट्स कैश है, तो कैश आ गया साहब, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। कितने से मेरे बेटा जी, 2,07,000। और ये कैसे आया, मैं उम्मीद करता हूं अब ये आपको समझ में आ गया होगा मेरे बेटा। लास्ट ट्रांजैक्शन जरा ध्यान से देखिए मेरे बेटा जी प्लीज, लीजिए लिखा है साहब, क्रेडिटर वर पेड 90% इन फुल एंड फाइनल। पेड वर्ड है, कंफ्यूज मत होना, क्रेडिटर्स पेड, बच्चे क्या समझते हैं, फॉर फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल समझते ही क्या कहते हैं, नो जर्नल एंट्री। अरे मेरे प्यारे बच्चों, ये पेड लिख दिया है, इसका मतलब क्या है वो समझो आप, आपको फुल एंड फाइनल कोई नालायक नहीं है, आप अच्छे बच्चे हैं। इसका मतलब ये है क्रेडिटर कितने थे, 75,000 के थे, और वो कह रहे हैं इसके बदले हमें इसमें से इसकी 90% पेमेंट पे कर दो, मतलब 10% छोड़ दो। तो 10% छोड़ेंगे तो मेरे बेटा जी इसमें कितना आ जाएगा साहब, 7,500 कम कर दो। तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं 100% अगर क्रेडिटर है तो उसमें 90% पे करूंगा, तो 10% इसका कम कर दिया। तो 75,000 में से मैंने 10% कम करा, तो कितना आया, 67,500 पेड। अगर ये पेड वर्ड नहीं आता तो क्रेडिटर लिखा होता टेकन असेट्स, कोई असेट टेक ओवर कर रहा है, असेट्स, असेट्स वर्ड आता, लैंड बिल्डिंग फर्नीचर, तो नो जनरल एंट्री होती। लेकिन कह रहे क्रेडिटर पेड, पैसा दे दो, पैसा दे दो, तो इसका मतलब पैसे देने हैं, तो फुल एंड फाइनल की तरफ मत चले जाना। अगर असेट्स के साथ फुल एंड फाइनल लिखा होता है तब हम नो जनरल एंट्री डालते हैं। तो देने साहब 75,000 थे, 90% पे कर रहे हैं उसको, तो 90% कितना निकला 75,000 का, 67,500। कितना परसेंट पे नहीं कर रहे, मतलब हमें डिस्काउंट मिल गया है साहब 10% का, ये मतलब है इसका। ओके सर, बेटा इतना क्वेश्चन करने के बाद, पहले वाले क्वेश्चन को मैंने जानबूझ कर छोड़ा था, अब जरा ध्यान से सुनेंगे क्योंकि वो मेरे को रिदम में लाना था क्वेश्चन। जब हम क्वेश्चन की जर्नल एंट्री डाल लेंगे, मतलब एडजस्टमेंट कर लेंगे, तो लाइबिलिटी साइड देखेंगे। लाइबिलिटी साइड में क्या देखेंगे, क्या सारी लाइबिलिटी पे हो गई, अगर सारी लाइबिलिटी पे हो गई तो भगवान को, ऊपर वाले को थैंक यू बोल देंगे। अगर पूरी लाइबिलिटी पे नहीं हुई तो हमें पे करनी पड़ेगी। जैसे सर जरा देखिए लाइबिलिटी साइड में पहले क्या दे रखा है, ट्रेड क्रेडिटर्स, क्रेडिटर पे हो गए, हाँ सर पे हो गए। बिल्स पेबल पे हो गया, यस पे हो गया। मिसेस सनजॉल पे हो गया, हाँ ये भी पे हो गया। रिजर्व फंड तो प्रॉफिट है, पे होता नहीं। बैंक लोन पे हो गया, हाँ सर पे हो गया। बैंक लोन, अरे बैंक को हमने पे किया था नहीं किया था, हमने बैंक को क्या दिया था, जरा मेरे को तो ऐसा याद है पे कर दिया था मैंने, नहीं सर इसमें नहीं पे किया है। तो देखो मेरे बेटा बैंक लोन पे नहीं किया है मेरे बेटा। अच्छा सर ले लिया, बैंक ने क्या ली थी मेरे बेटा, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ले ली थी। बैंक लोन भी पे हो गया है मेरे प्यारे बच्चों।
लीजिए मेरे बेटे, हम दोबारा शुरू करते हैं, बच्चे जुड़ चुके हैं। बेटा बैंक लोन पे हो गया था मेरे बेटा, स्टॉक और इन्वेस्टमेंट ली थी, इसकी नो जर्नल एंट्री ये वाली डाली थी। लीजिए साहब, अब क्या बचा मेरे बेटा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, मैंने बोला था ये रिजर्व है, रियलाइजेशंस में जाता है, लेकिन लाइबिलिटी नहीं है इसलिए पे नहीं करते हैं मेरे बेटा। कैपिटल अपना पैसा है, तो जो हमारी आउटसाइडर लाइबिलिटीज हैं उन्हें पे करना जरूरी है। अगर नीचे एडजस्टमेंट दे रखी है और नहीं पे करा है तो आपको पे करनी पड़ेगी। तो इस क्वेश्चन में मेरे बेटा आउटसाइडर लाइबिलिटीज पे हो चुकी हैं, कोई लाइबिलिटी नहीं बची है, इसलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके सर, तो मेरे बेटा ये क्वेश्चन आपका था मेरे बेटा जी 7। क्वेश्चन नंबर 8 और करने जा रहा हूं मैं बेटा। आपको मैं ये भी बताने की कोशिश कर रहा हूं कि इस बुक के जितने भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर आपने ईमानदारी से कर लिए, जर्नल एंट्री आपने ईमानदारी से डाल ली, तो आप ये समझिए कि बोर्ड के एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे इससे बाहर नहीं आएगा कोई। सब कुछ यही है, आप ऑनेस्टी से, मैं कह रहा हूं ऑनेस्टी से, इसलिए बड़ी ईमानदारी से ये बुक करना है, आपको फॉर्मेलिटी नहीं करनी है, एक एक क्वेश्चन करना है। जो होमवर्क मैं दूंगा उसके भी मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, सॉल्यूशन आपके ग्रुप में डालूंगा। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, नहीं क्लास में कल बता ही दूंगा फिर मैं आपको। क्वेश्चन नंबर 8 बेटा बड़ा इंटरेस्टिंग और अच्छा क्वेश्चन है, एक दो ट्रांजेक्शन तो इसकी बहुत प्यारी है। NBNP 3 पार्टनर है साहब, NBP वर पार्टनर इन SETI, मैं लिख दे रहा हूं साहब NBP 3 पार्टनर हैं और मेरे बेटा जी क्या कह रहे हैं साहब, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:1। तो आज इनका कोई यूज नहीं क्योंकि हम जर्नल एंट्री डाल रहे हैं, अकाउंट नहीं बना रहे हैं। देयर बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 ये बैलेंस शीट दे रखी है। बैलेंस शीट हमेशा की तरह मैं पहले बोल रहा हूं कहां जाएंगी, क्रेडिटर आपके कहां जाएंगे, रियलाइजेशन अकाउंट में। लोन कुछ नहीं लिखा, कहां जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट में। कैपिटल मेरे बेटा अपना ही है, मतलब पार्टनर कैपिटल में। असेट साइड में आइए, कैश, कैश जाएगा बेटा कैश अकाउंट में। डेटर्स रियलाइजेशंस में, लेस प्रोविजन, तो प्रोविजन भी रियलाइजेशंस में ही जाते हैं। उसके बाद स्टॉक रियलाइजेशन के डेबिट साइड में, फर्नीचर रियलाइजेशंस के डेबिट साइड में, सन्ड्री एसेट्स ये भी डेबिट साइड में रियलाइजेशंस के। इट वाज एग्रीड दैट द फर्म बी डिजॉल्व, अब ये फर्म डिजॉल्व हो रही है साहब। अब ध्यान से देखना, 4 एडजस्टमेंट है बस, लेकिन है बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एन टू टेक ओवर फर्नीचर एट ₹800। तो एन ने क्या क्या लिया, पहले लिखा है जी एन ले रहा है, एन ने डेटर लिए पहले 800 के, और क्या लिया साहब, एन ने क्या लिया साहब, फर्नीचर लिया था मेरे बेटा। पता नहीं मैं ही गलती कर देता हूं, मेरा भी दिमाग कंसंट्रेशन में नहीं होता है, कभी कभी ऐसा लगता है मेरे को, सच बताऊं। फर्नीचर और साहब डेटर्स 20,000, और नहीं डेटर्स के भी लिखा है साहब, डेटर 20,000 के थे साहब। टोटल डेटर देखेंगे कितने हैं, टोटल डेटर जो डेटर थे 20,000 वाले डेटर इन्होंने बेटा लिए हैं कितने में, 17,200 में। इस लाइन का मतलब क्या हुआ मैं बता रहा हूं अब आपको, 17,200 में मैं बता देता हूं। एंड द क्रेडिटर, ये क्रेडिटर आ गया, ये पे कर दिया बेटा। पहले समझते हैं, मैं दूसरा पेज यूज करूंगा इन जर्नल एंट्रियों के लिए। डेटर थे मेरे बेटा, अच्छा क्वेश्चन है फिर बोल रहा हूं, प्रोविजन लेस करके नहीं, टोटल डेटर कितने थे 24,200 के। ये कह रहे हैं इसमें से 20,000 के डेटर, मतलब इसके दो पार्ट कर दिए इन्होंने, एक 20,000 और 24,200 में से 20,000 गए तो 4,200। ये कह रहे हैं 20,000 के जो डेटर थे ना उसके बदले हमें, मतलब एन ने पैसे कितने दिए 17,200, तो हम एंट्री किसकी डालेंगे 17,200। ये 20,000 डेटर खत्म, 20,000 के बदले कितने मिले हमें 17,200। सर इसका प्रॉफिट और लॉस, अरे मैंने बोला तो सही, इनका प्रॉफिट और लॉस अपने आप रियलाइजेशन में एडजस्ट हो जाएगा। अब आपके पास डेटर कितने बचे हैं रिमेनिंग 4,200, ये बात याद रखना, रिमेनिंग डेटर बचे हैं 4,200। तो मेरे बेटा एन ने फर्नीचर लिया 800 और डेटर लिए 17,200 के। अगर कोई पार्टनर बेटा जी कोई असेट टेक ओवर करता है तो उसकी एंट्री मेरे बेटा जी क्या होती है, पार्टनर कैपिटल, और पार्टनर का नाम है एन, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस, ये एंट्री हुई साहब, ये हुई साहब 18,000 टोटल कर दिया है भाई मैंने। ओके सर, अब डेटर कितने बचे हैं मैंने आपसे अभी बताया था सर, डेटर अब बचे हैं आपके पास केवल 4,200 के। ओके मेरे बेटा जी,
थैंक यू, आपको क्लियर है। आगे लिखा है एंड द क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 वर टू बी पेड बाय हिम एट दिस फिगर। मतलब क्रेडिटर कितने 6,000 और क्या 6,000 पे कर दिए। किसने पे करे? मैंने थोड़ी पे करे, एन ने पे करे हैं साफ साफ। उसी सेंटेंस में लिखा हुआ है, उसी सीरियल में लिखा हुआ है, तो पे फर्म नहीं कर रही, एन के बारे में लिखा हुआ है। अब सर एन अगर पे करेगा तो, अरे आप एंट्री बताओ ना। कोई पार्टनर अगर कोई लाइबिलिटी पे करेगा तो मेरे बेटा एंट्री रिवर्स हो जाती है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू एंस कैपिटल। लो मेरे बेटे, क्रेडिटर कितने 6,000 के। थैंक यू सर। तो लो साहब ये एंट्री हो गई हमारी, पहली ट्रांजैक्शन हो गई कंप्लीट। अब आगे देखिए, अब क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा। अब आगे लिखा हुआ है बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक। बड़ी इंटरेस्टिंग है मेरे बेटा, प्लीज। बी, पहले मैं बी का नाम लिख दे रहा हूं साहब। बी इज टू टेक ओवर ऑल स्टॉक एट ₹7,000। बी ने सारा का सारा स्टॉक कितने का था? 7,800 का। लेकिन बी ने स्टॉक कितने का लिया? सारा का सारा 7,000। तो बेटा जितने में ले रहा है वो ही लिखना है हमें। कितने की चीज थी, क्या हुआ, केवल बैंक लोन पार्टनर लोन में देखते हैं इंक्रीज और डिक्रीज, इसमें नहीं देखना है। ओके सर। आगे कह रहा है सन्ड्री एसेट्स एट ₹7,000। कह रहा है जी सन्ड्री एसेट्स, यहां लिख दिया है मैंने, सन्ड्री एसेट्स, जो सन्ड्री एसेट्स थे वो कितने में मेरे बेटा जी? 7,200। लेकिन आगे कुछ लिखा हुआ है बीइंग 10% लेस देन बुक वैल्यू। कह रहा है ये जो है ना, इसकी वैल्यू 10% कम है। एक्चुअल वैल्यू नहीं बताइए कितना सन्ड्री एसेट्स था, मैं बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए। फिलहाल तो ये है कि स्टॉक लिया 7,000 में और सन्ड्री एसेट्स लिए 7,200, दोनों को मिलाकर 14,200। सर ये 10%, अरे बताऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। तो मेरे बेटा किसने लिए? मेरे बेटा बी ने। तो पार्टनर अगर मेरे बेटा कोई एसेट टेक ओवर करता है तो एंट्री क्या होती है? बीच, मतलब पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, ये एंट्री होती है 14,200। बड़ी अच्छी जर्नल एंट्री है। अब आप पूछ रहे थे मेरे से कि सर ये सन्ड्री एसेट्स 10% का मतलब क्या है? तो अब मैं समझा दे रहा हूं, लीजिए सर, लीजिए मेरे बेटा जी। अब जरा ध्यान से देखिए सन्ड्री एसेट्स कितना है, पहले आप अपने बैलेंस शीट में देखिए सभी लोग। सन्ड्री एसेट्स, सन्ड्री एसेट्स बैलेंस शीट में मेरे को दे रखा है सर 17,000 का। कह रहे हैं इसका एक पोर्शन बेच दिया। कितने में बेचा मेरे बेटा जी? साफ साफ लिखा था कितने में बेचा बेटा? 7,200। लेकिन उसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं बताई कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। कह रहे 7,200 बेच दिया और ये 10% कम है इसकी बुक वैल्यू से। तो इसका मतलब क्या है? 10% कम है। कम का मतलब क्या है कि इसका मतलब ये 90% तो है ही साहब। तो इसकी एक्चुअल वैल्यू निकाले तो कैसे निकालेंगे? सन्ड्री एसेट्स 7,200 आपको बताई दिया, 10% कम है तो इसका मतलब ये 90% पोर्शन है। और किसी का अगर 100% निकालना है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं 100/90। अभी भी नहीं समझ में आई? मैं अगर आपसे कहूं कोई चीज मैंने 90 में बेच दी लेकिन उसकी वैल्यू 10% कम है तो इसका मतलब 90 में तो बेच दी, उसकी वैल्यू कितने की थी? तो उसको एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए जो उसका 10% है तो इसका मतलब ये 90% है तो उसका रेसिप्रोकल कर देते हैं यार। तो 7,200 में 10% कम है तो इसका मतलब 90% है, तो उसकी 100% वैल्यू कैसे निकलेगी सर? तो मेरे बेटा ये करिए, ये 8,000 आ जाएगी। कहने का मतलब 17,000 में से सन्ड्री एसेट्स 8,000 का बेच दिया। 17,000 में से 8,000 का सन्ड्री एसेट्स कितने में बेचा? 7,200 का। अभी सन्ड्री एसेट्स आपके पास कितना बचा हुआ है? 9,000। याद रखना ये। ओके सर। तो हम ये कह सकते हैं इस क्वेश्चन में सन्ड्री एसेट्स 8,000 का बेच दिया, 7,200 में तो हमने एंट्री तो 7,200 की डाली थी, लेकिन हमें ये भी तो पता हो कि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी थी। तो एक्चुअल वैल्यू थी मेरे बेटा 8,000। 17,000 में से 8,000 का सन्ड्री एसेट्स खत्म, अब बचा है केवल 9,000। इसका यूज होगा आगे। फिर लाइए साहब, आगे लिखा है पी, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन पर आ रहा हूं साहब मैं। पी टू टेक ओवर रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स। लो साहब आ गया। अब पी की बात कर रहे हैं। कह रहे हैं सन्ड्री एसेट्स पी ने ले लिया, रिमेनिंग कितना बचा था मेरे बेटा? रिमेनिंग बचा था 9,000। कहां सर? यार ये बताया नहीं, 9,000 ये बचा हुआ था, 8,000 तो खत्म, ये रिमेनिंग आ गया।
आगे क्या कह रहे हैं, एट बुक वैल्यू एंड पे ऑफ द लोन अलोंग विद, तो ये सब पे कर रहे हैं, तो पहले एक एक करके डाले ना। पी ने लोन पे, पी ने असेट टेक ओवर करी, तो पार्टनर जब लोन लेता है, एसेट्स लेता है, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, सिंपल सी बात है। और सन्ड्री एसेट्स कितने में ली, बुक वैल्यू पर, तो 9,000 की चीज 9,000 में ले ली, रिमेनिंग सन्ड्री एसेट्स हो गया सब। अब आगे आइए मेरे बेटा, आगे ये आपकी क्या थी मेरे बेटा, थर्ड, मैं लिख दे रहा हूं थर्ड की, ये कभी खत्म नहीं हुई है ना ये। अब आइए सब बी, कह रहे हैं एंड पे ऑफ द लोन, उसने लोन भी पे किया है सब, विथ इंटरेस्ट 300। अब बेटा उसने लोन भी पे कर दिया है, अब आप अपने से पूछो ना ये चीजें, जो लोन पे किया है तो लोन किसका लोन है हमें नहीं मालूम, तो लोन तो रियलाइजेशन में जाता है, इसका मतलब आउटसाइडर लायबिलिटी पे कर रहा है वो। तो मेरे बेटा लोन कितने का था, लोन सर कितने का था, लोन मेरे बेटे था 1500, और इंटरेस्ट कितना पे कर रहा है उसके साथ 300, तो टोटल अमाउंट कितना पे किया जा रहा है लोन का 1800 इंक्लूडिंग, और कौन पे कर रहा है पी। तो जब पी पे करेगा तो पार्टनर जब लायबिलिटी पे करेगा तो एंट्री क्या होती है, रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट पीच कैपिटल। कैसे आया मेरे बेटा 1800 समझ में, लोन के 1500 और 300 इंटरेस्ट के। ओके सर, आगे चलिए मेरे बेटा जी, आगे एडजस्टमेंट में अब क्या लिखा है, नेक्स्ट फोर्थ, देखिए छोटी सी एडजस्टमेंट क्वेश्चन था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था। फोर्थ में क्या लिखा है, द एक्सपेंस ऑफ रियलाइजेशंस वर ₹200। एक्सपेंस ऑफ कुछ नहीं लिखा, कौन पे कर रहा है, तो अरे आप ही पे कर दो ना, आपका मतलब फर्म पे कर देगी, कुछ नहीं लिखा, तो रियलाइजेशंस अकाउंट डेबिट टू कैश, कितने बेटा जी रियलाइजेशन एक्सपेंस थे 200। और क्या लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन कहां से कहां चला जा रहा है और आप समझ ही भी नहीं रहे हैं। और कह रहे हैं जी रिमेनिंग डेटर, देखो नालायक ने बाद में कही है, द रिमेनिंग डेटर वर बैड एंड नॉट रिकवर्ड। रिमेनिंग डेटर कौन से बचे थे, अरे बचे नहीं थे ये, देखो तो सही, रिमेनिंग डेटर मैंने कहां लिख दिए, मैं अभी दिखा दे रहा हूं आपको, लीजिए रिमेनिंग डेटर बेटा कितने के बचे थे भाई, ये सर रिमेनिंग डेटर बचे थे मेरे बेटा जी कितना 4200 के। कह रहे हैं साहब रिमेनिंग डेटर बैड हो गए, नहीं पैसा मिला, तो कुछ नहीं करेंगे, और अगर कहते हैं पैसा मिल गया रिकवर्ड हो गया तो कैश टू रियलाइजेशंस। अरे पैसा नहीं मिला तो हमारा लॉस कहां जाता है रियलाइजेशंस में, और डेटर भी कहां जाते हैं रियलाइजेशन में, तो इसका मतलब कुछ नहीं करना है, और पैसे मिल जाते तो मेरे बेटा कैश टू रियलाइजेशंस। तो मेरे बेटा इसका यही था, यहीं तक था और कुछ नहीं था। ओके सर, तो ये क्वेश्चन आपका कौन सा हुआ मेरे बेटा, ये आपका क्वेश्चन हुआ मेरे बेटा जी 8th। मैं एक और क्वेश्चन करूंगा अभी, सर अभी भी करोगे, हाँ मेरे बेटा टाइम है हमारे पास, क्या बात है, कहां जाना है आपको, कहीं नहीं जाना है तो करते हैं ना क्वेश्चन, 10 मिनट पड़ी हुई है, एक क्वेश्चन और कर ले रहे हैं साहब, जितना हम करेंगे मेहनत उतना आपको भी फायदा है और हमें भी फायदा है, हमारे बच्चों के अच्छे नंबर आएंगे और उससे हम मजबूत हो जाते हैं यार, तो क्यों टेंशन ले रहे हो। क्वेश्चन नंबर 9, छोटा सा एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, पहले हम फिगर ट्रांसफर की बात करेंगे फटाफट। लाइबिलिटी साइड आइए साहब, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कहां जाते हैं मेरे बेटा, क्रेडिटर जाते हैं सर रियलाइजेशंस में, मिसेज आर्ट्स लोन, आर पार्टनर है उसकी मिसेज का लोन है रियलाइजेशंस में, प्रोविडेंट फंड ये लाइबिलिटी होती है फंड, ये भी रियलाइजेशंस में, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी रियलाइजेशंस में लेकिन पे नहीं करते हैं, एस लोन ये पार्टनर का लोन है, ये पार्टनर लोन अकाउंट में जाता है, कैपिटल आरडीएस ये कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। तो जैसे मैं कर रहा हूं ना ऐसे ही आप अपने से घर पे पूछेंगे ये कहां जाता है, ऐसे ही आप अपने से मतलब मन में ही बात करेंगे और आंसर देंगे। कैश असेट्स, कैश कैश अकाउंट में जाएगा, डेटर रियलाइजेशंस में जाएंगे, लेस प्रोविजन, प्रोविजन भी रियलाइजेशन में जाते हैं लेकिन अपोजिट साइड, डेटर असेट साइड में तो डेबिट में जाएगा और प्रोविजन क्रेडिट, ये मैं सिखाऊंगा टेंशन मत लो, अभी तो फिगर बता रहा हूं कहां कहां जाती है। स्टॉक, इन्वेस्टमेंट, फर्नीचर, गुडविल, ये चारों आइटम, सर गुडविल भी, हाँ गुडविल भी रियलाइजेशंस में जाएगी। ओके बेटे, इट वाज एग्रीड दैट द फर्म बी डिसॉल्व एंड, और ये कह रहे हैं कि डिसॉल्व हो गई सब, तो सब फर्स्ट ट्रांजेक्शंस और फर्स्ट का ए। कह रहे जी आर टुक ओवर द स्टॉक, पार्टनर स्टॉक ले रहा है, जब पार्टनर स्टॉक लेता है तो पार्टनर कैपिटल, पार्टनर की जगह कौन है आर, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। सर फिगर तो नहीं दे रखी, अरे स्टॉक तो दे रखा है ना, तो स्टॉक की फिगर देख लो,
स्टॉक कितना है बेटा, दे तो रखिए 36। अगर सर स्टॉक ज्यादा का है तो मेरे बेटा ज्यादा का ले कम का ले, आपको कोई लेना देना नहीं है। आपको तो बस जितने में ले रहा है वो लिखना है मेरे बेटा। केवल पार्टनर के लोन को ध्यान रखना, कम और ज्यादा मतलब पूरा लिखा जाता है, और कितना पे कर रहे हैं कैश में लिखा जाएगा, डिफरेंस रियलाइजेशन में। लेकिन असेट्स और लायबिलिटी में जो पे करते हैं या जो पैसा हम रिसीव करते हैं असेट्स को बेच कर, वो ही लिखते हैं मेरे बेटे। ओके। एंड ही आल्सो टुक ओवर हिज वाइफ लोन। कह रहे जी आर क्या कह रहा है, चिंता मत करो मैं अपनी वाइफ का भी लोन पे कर दूंगा। मतलब पार्टनर वाइफ का लोन पे करेगा, लाइबिलिटी पे करेगा, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। कौन पे कर रहा है, आर, तो मेरे बेटा जी आर्स कैपिटल। अब वाइफ का लोन देखिए आप कितना दे रखा है, सर वाइफ लोन, आर्स का वाइफ लोन है 38, तो मेरे बेटा कुछ भी नहीं लिखा, कितना पे कर रहा है, तो टोटल पे कर रहा है। ये हमारी फर्स्ट एडजस्टमेंट हो चुकी है और बड़े आराम से कर रहे हैं साहब। अब क्वेश्चन हम करेंगे तो थोड़ा सा तो बच्चे समझेंगे ही, और मैं तो चाहता हूं साहब बच्चे मेरे से जुड़े रहें और ईमानदारी से पढ़ते रहें, और कोई डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। क्लास के बाद अप्रिशिएट करने के लिए एक बार थंब का निशान जरूर भेजें मेरे को, ताकि मैं समझूं मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा है, और उसके लिए मैं थैंक यू बोलूंगा। फिर लिखा है साहब सेकंड, डी टुक ओवर हाफ ऑफ द डेटर। ये सर बहुत दुखी करती है हाफ, अरे नालायको दुखी नहीं करती है, मैथमेटिक्स पोर्शन है। डेटर्स, टोटल डेटर्स कितने के हैं जरा पहले देखो। सर लेस करके बोला नहीं बेटा जी, बिना लेस के 70। हाफ कितने हुए मेरे बेटा जी, 35,000। लेकिन हाफ ले रहे हैं साहब, हाफ कितने में ले रहे हैं साहब, 28। तो बेटा डेटर 35,000 वाले 28 में ले रहे हैं, तो आपको तो 28,000 की एंट्री डालनी है, इस 7,000 का कुछ नहीं करना है बेटा। तो कौन ले रहा था, डी, तो पार्टनर लेता है, तो मेरे बेटा जी पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। कितने से, जितने में वो टेक ओवर कर रहा है, 28,000 लीजिए मेरे बेटे। सर वो 7,000, अरे मैंने कहा था जो आइटम रियलाइजेशंस में जाती है उसको उतनी अमाउंट से लिखते हैं जितने में हम बेच रहे हैं या दे रहे हैं या हम उस लाइबिलिटी को पे कर रहे हैं, डिफरेंस नहीं लिखते बेटा। आगे लिखा है, अब देखिए हाफ डेटर बचे हुए हैं, ध्यान रखना, ये आधे डेटर रिमेनिंग बचे हुए हैं, आधे ही का काम तमाम किया है हमने अभी। आगे लिखा है थर्ड में क्या लिखा है मेरे बेटा, लिखा है स्टॉक ओवर, एस टुक ओवर इन्वेस्टमेंट एट 45,000। एस ने स्टॉक ले लिया मेरे बेटा थर्ड, फिर लाइबिलिटी थी, तो पहले स्टॉक की बात करते हैं। स्टॉक, एस टुक ओवर इन्वेस्टमेंट। अब पार्टनर कोई इन्वेस्टमेंट लेगा तो पार्टनर कैपिटल ही होगा ना डेबिट, तो एस की जगह एस लिख दिया, डी की जगह डी लिख दिया, यहाँ एस ले रहा है तो एस टू रियलाइजेशंस। कितने में इन्वेस्टमेंट लिया मेरे बेटा जी, 54,000। लो आगे इसका, आगे देखिए एस ने कुछ और भी किया है, एंड हाफ ऑफ द क्रेडिटर एट देयर बुक वैल्यू। ये हाफ ले लेगी सर जान मेरी, तो क्रेडिटर टोटल देखिए कितने हैं, 40,000 के। कह रहे हैं इसका आधा, हाफ कौन पे कर रहा है, एस पे कर रहा है, मतलब आधी तो लाइबिलिटी पे कर रहा है, ये बची हुई है, ये याद रखना रिमेनिंग। तो रिमेनिंग डेटर भी बचे हैं आपके पास और रिमेनिंग क्रेडिटर है। जब लाइबिलिटी अगर पार्टनर पे करता है तो एंट्री कितनी क्या होगी, रियलाइजेशंस टू एस। कितनी पे कर रहा है, हाफ, तो मेरे बेटा 40,000 का आधा 20,000। अब आधी आधी चीजें बची हुई हैं, वो देखेंगे क्या होगा उनका भी। आगे आइए मेरे बेटे फटाफट क्विक चलते चलिए और देखिए क्वेश्चन होते चलेंगे अपने आप। अब आगे क्या लिखा हुआ है मेरे बेटा, फिफ्थ, अरे ये तो लास्ट आ गई यार, नहीं सर लास्ट कहाँ है, अभी तो फोर्थ है। अच्छा फोर्थ भी बची है, रिमेनिंग डेटर रिलाइज 60% एट देयर बुक वैल्यू। अब रिमेनिंग, अब पहले ये देख रहे हैं रिमेनिंग डेटर कितने बचे थे मेरे बेटा, डेटर्स, सर पीछे देखना, रिमेनिंग डेटर ये बचे थे मेरे बेटा 35,000। 35,000 के डेटर थे, लेकिन कितने रियलाइज हो रहे हैं, 60%। तो 35,000 की कोई चीज थी जिसके बदले में हमें 60,000 ही रुपए मिल रहे हैं, 60% ही मिल रहे हैं, तो 35 की जगह कितने रुपए, 60%, 21,000। मतलब डेटर हम बेच रहे हैं 21,000 में। फर्नीचर, और फर्नीचर कितने में बेच रहे हैं उसकी वैल्यू तो डायरेक्ट दे रखी है साहब, 2,31,000। मतलब हमने असेट्सों को अभी तक तो पार्टनर ले रहे थे, ये हमने सोल्ड कर दी,
तो सोल्ड करेंगे तो एंट्री क्या हो गई साहब, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशंस। तो डेटर कैसे निकाला मेरे बेटा, डेटर 35,000 का था, उसका 60% निकाल लीजिए, कितना आएगा 21,000। और कह रहे हैं साहब फर्नीचर बेच दिया 2,31,000 का, तो दोनों को ऐड कर लिया मैंने। ओके सर, ये कौन सी एडजस्टमेंट थी साहब, फोर्थ। अब आइए साहब फिफ्थ पर, फिर क्या लिखा है साहब, रियलाइजेशन एक्सपेंस कुछ नहीं लिखा, पे कर दो ना, नहीं लिखा तो कौन फंड पे करेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। लो साहब कितने 4,000। अब क्या देखना, सारी लाइबिलिटी पे हो गई, क्या सारी लाइबिलिटी पे हो गई मेरे प्यारे बच्चों इस क्वेश्चन की, सर पता नहीं, तो देखते हैं ना। देखिए क्रेडिटर के आधे पैसे बचे हुए हैं, कितने मेरे बेटा जी, ये 20,000 बचे हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए, ये 20,000 पे नहीं हुए हैं, 20,000 तो इसने पे कर दिए थे, तो ये तो क्रेडिटर। मिसेज आर्ट्स लोन पे हो गया, हाँ सर आर नहीं पे कर दिया, प्रोविडेंट फंड भी पे नहीं हुआ, मैं लिखता चल रहा हूं साहब जो जो चीजें पे नहीं हुई अभी तक। क्रेडिटर्स कितने अभी पे नहीं हुए, 20,000। प्रोविडेंट फंड भी पे नहीं हुआ साहब, प्रोविडेंट फंड कितना था साहब 78,000। और मेरे बेटा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड पे होता नहीं क्योंकि फंड है। एस लोन भी पे नहीं हुआ, एस लोन भी पे नहीं हुआ। अच्छा सर, अब बेटा क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड ये दोनों मिलाकर हो गए 98,000। क्रेडिटर और प्रोविडेंट फंड कहां जाते हैं, रियलाइजेशंस में, इसलिए इसकी एंट्री होगी रियलाइजेशंस टू कैश। जो आइटम रियलाइजेशन में जाती है वो रियलाइजेशंस के थ्रू पे करेंगे, रियलाइजेशंस टू के। मतलब अगर क्वेश्चन में कोई लायबिलिटी पे ना करी हो तो आपको पे करनी पड़ेगी, चाहे क्वेश्चन में गिवन हो और चाहे ना हो। लेकिन असेट्स के लिए नहीं है, कोई अगर असेट्स नहीं बेची तो उसे आप बेच देना ना, केवल लायबिलिटी के लिए बात कर रहा हूं सब में। और देखिए एस लोन, अब एस लोन रियलाइजेशंस में आता है क्या, पार्टनर लोन में जाता है सर, एस तो पार्टनर है तो मेरे बेटा इसलिए मैंने रियलाइजेशन के थ्रू पे नहीं किया एस लोन। पार्टनर लोन की क्या एंट्री होती है, पार्टनर लोन टू कैश। कहने का मतलब समझ में आ गया होगा, जो लायबिलिटी रियलाइजेशन में जाती है वो रियलाइजेशंस के थ्रू पे करेंगे, और जो लायबिलिटी पार्टनर लोन में है तो पार्टनर लोन के थ्रू पे करेंगे। एस लोन कितना था साहब इसमें, 9th क्वेश्चन 30,000। तो हमारी लायबिलिटी पे सारी हो चुकी है। अब हमारा क्वेश्चन एक्चुअल में अब खत्म हुआ है मेरे बेटा। अब आप ये समझ सर असेट्स, अरे असेट्स नहीं देखते ना कि बिकी नहीं बिकी, कोई मतलब नहीं है, लायबिलिटी जरूर पे करेंगे क्योंकि हमें समाज में रहना है ना, जिसका हमने पैसा देना है दे के जाएंगे यार। फर्म बंद कर रहे हैं तो क्या हुआ, करेंगे तो ईमानदारी से काम। तो मेरे बेटे आज मैंने ये कुछ क्वेश्चन किए हैं आपके लिए, 6th 7th 8th 9th जो मैं कर पाया हूं। अब आप जरा ध्यान से सुनेंगे, घर जाकर आप क्वेश्चन करेंगे, और अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपसे फिर कह रहा हूं आप मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करेंगे। और मैं तो यहां तक कहता हूं साहब सैटरडे को आप मेरे ऑफिस में, मतलब मेरा नहीं आपके अपने ऑफिस में आकर मेरे से डिस्कस भी कर सकते हैं। सैटरडे को 3 PM to 6 PM एवरी सैटरडे। होमवर्क में क्वेश्चन सुनिए साहब, क्वेश्चन नंबर 10 इसी बुक का, 3 ही क्वेश्चन है 10, 11 और 12, ये आपको होमवर्क में दिया जा रहा है। इसके मैं आंसर आपके ग्रुप में डाल दूंगा, भेज दूंगा आपको, और चेक करेंगे कोई